कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा? अगर एक महिला सालों से अपने अधिकारों की लड़ाई न्यायालय में लड़ती आ रही है और न्यायालयीन आदेशों के बावजूद पुलिस व्यवस्था उस महिला की मदद नहीं करती है, न्यायालय के आदेशों को धता बताई जाती है, कूड़े की टोकरी में इन आदेशों की प्रतियों को फेंक दिया जाता है, कैसे कोई महिला अपने अधिकारों को प्राप्त करेगी? जबकि कई तरह के अन्यायों को झेलने के बाद, अपने ही परिवार में हिंसा का शिकार होने के बाद, अपने ही पति द्वारा ठगे जाने के बाद और पति द्वारा अनन्वित अत्याचार किए जाने के बाद महिला जब न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है और न्यायालय जब महिला के पक्ष में आदेश देता है तो व्यवस्था फिर कैसे खिलवाड़ करती है। आज ऐसी ही एक कहानी हम आपके सामने लाए हैं, जीती जागती कहानी है। हमारे साथ अपनी आप बीती हमारे से बातचीत करते हुए बताएगी शाहिदा मोहम्मद हनीफ मेमन। हालांकि शाहिदा का यह हमें परिचय देना चाहिए, शाहिदा अब्दुल कादर मेमन। पति पत्नी शाहिदा मुमरा बाजार परिसर की रहने वाली है, अपने परिवार के साथ रहती है। वर्ष 2017 में शाहिदा का निकाह अब्दुल कादर मेमन के साथ हुआ, जो कि विक्रोली पार्क साइड परिसर में रहते हैं। शादी के महज 4 महीनों के बाद शाहिदा के साथ ससुराल में अजीबोगरीब बर्ताव शुरू हो गया। शारीरिक यातनाएं, मानसिक पीड़ाएं देने का दौर जो है वो शाहिदा को लगातार झेलना पड़ा। आखिरकार शाहिदा को पुलिस की शरण लेनी पड़ी, मगर शाहिदा के पिता, माता, अन्य परिवार सदस्यों के द्वारा जो जानकारी मिली कि शाहिदा की 498A की यानी कि दहेज प्रताड़ना की जो शिकायत दर्ज की जाती है, वो दर्ज करने के लिए भी उसे पुलिस अधिकारी को चढ़ावा देना पड़ा, तब जाकर के ये शिकायत दर्ज हुई। वहीं कार्रवाई के नाम पर पुलिस अधिकारी ने, पुलिस स्टेशन ने क्या किया? एंटीसिपेटरी बेल करवाने में आरोपियों की मदद की। बगैर चढ़ावे के यह भी संभव नहीं, बगैर रिश्वत के जो है इस तरह का फेवर कतई पॉसिबल नहीं। तो हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे शाहिदा के साथ। शाहिदा, क्या पूरा मामला था ये? किस तरीके से 2 केसेस तुमने अपने पति के खिलाफ बनाए हैं? एक दहेज प्रताड़ना का बनाया है 498A के तहत, और उसके बाद दूसरा केस तुमने बनाया है घरेलू हिंसा कानून के तहत, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। दोनों मामलों में क्या जानकारी दोगी? कैसे ये पूरा मामला हुआ? माता पिता के यहाँ से, अपने अब्बा अम्मी के यहाँ से निकाह होने के बाद में ससुराल गई, और ससुराल के बाद ये दोनों मामलों तक कैसे कहानी पहुंची हुई? सर, उन लोग ने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए थे कि डिमांड करना स्टार्ट किए थे, फ्रीज नहीं दिए, रिंग नहीं दिए, और ननद तो बहुत टॉर्चर कर रही थी। और हस्बैंड भी डिमांड करने लगा था कि रिंग चाहिए थी हम लोग को, तुम लोग ने कुछ भी नहीं दिए, तुम लोग सब ऐसे सब दे दिए, सब चीज़ें, कोई भी अच्छी चीज़ यूज़ करने देती नहीं थी मेरी ननद मुझे। मेरी मम्मी ने इतना दिए थे। तो उनकी डिमांड तुमसे होती जा रही थी, तो जब निकाह हुआ, शादी करके दिए, मम्मी डैडी ने, तुम्हारे अब्बा अम्मी ने जब शादी करके दिए, तो दहेज नहीं दिए थे? कुछ ऐसा सामान वगैरह नहीं दिए? सब दिए। पलंग, कबाट, कपड़े वगैरह, उन लोग को कपड़े देते, सब देते, लेकिन उन लोग की डिमांडिंग ज्यादा थी। तुमको जेवर भी दिए होंगे कुछ ना कुछ, गोल्ड भी अपनी हैसियत के मुताबिक? तो मेरे हस्बैंड ने मेरे पीछे से मेरे गोल्ड भी निकाल दिए थे, बिना पूछे, कबाट में से। और कबाट की चाबी वगैरह मेरे हाथ में नहीं रहती थी। अच्छा। और जो मेहर के पैसे और जो एनवलप के पैसे मिले तो वो सब उन्होंने ले लिए। शाहिदा, क्या बताओगी? तुमने 2018 में ये दोनों केस अपने शौहर के खिलाफ दर्ज कराए। पहला केस 498A का था, दूसरा केस तुमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बनाया। क्या जानकारी दोगी इसके बारे में? क्यों पर ये नौबत आई, और शादी के कितने दिनों बाद जो है तुम पर ये पूरा अत्याचार का, तुमको सताने का, तकलीफ देने का सिलसिला शुरू हुआ? सर, शादी के वलीमे के 3rd डे, 2nd डे ही चालू हो गया था। ननद ने गाली गलौज देना चालू कर दी थी और डिमांड करना चालू कर दी थी कि तुम लोग ने कुछ भी नहीं दिए, रिंग वगैरह नहीं दिए,
सेट नहीं दिए, इयरिंग नहीं दिए और कपड़े वगैरह सब दिए थे तो वो भी यूज़ करने नहीं दे रही थी कुछ भी। और मेरी मम्मी ने मोबाइल मेरे भाई ने दिया था तो वो भी यूज़ करने, मेरे भाई बहन लोग से भी बात करने नहीं देती थी क्योंकि मोबाइल पे बात करना ज़रूरी नहीं है लोग से। घर वालों से बात नहीं करने दी जाती थी? घर वालों से बात बिल्कुल करने नहीं दी और झगड़े इतने कर रही थी उन लोग से कि लोग से इतनी माफ़ी मंगवाई है उसने। अच्छा, सबसे माफी मंगवाते हाँ। थे। अच्छा, ये अब्दुल कादर जो हाँ। तुम्हारे शोहर थे, इनका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। बातचीत वगैरह कुछ भी नहीं, अच्छा, जो बहन बोलती थी वही करना था। बहन जैसा बताती वैसा अब्दुल कादर करते थे। जी हाँ। बहन उनसे बड़ी है छोटी है? बड़ी है। बड़ी है। अपने हस्बैंड के साथ में रहती है। अच्छा, मतलब उसका वहाँ भी काम हम लोग को मुझे ही करना पड़ता है। अच्छा, घर का भी। तो मुझे बताओ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो केस बना है, तुमने ये केस बना है, तो किस कदर मारपीट ये लोग करते थे, किस तरीके से तुम्हारे साथ जो है शारीरिक तुमको तकलीफें देते थे? मारपीट कैसे होती थी? हाथ से मारते थे, किसी लकड़ी डंडे से, बेल्ट वगैरह से, ऐसा कभी कुछ मारपीट हुई है? सर मुंह पे मारते थे तमाचे वगैरह। और अच्छा। मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत हार्ड था, वो उनका नेचर बहुत ही ज्यादा हार्ड था। मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा था? था। अच्छा, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करते नहीं। थे और सीधा मतलब हाथ लात से मारना पीटना शुरू जी करते हाँ। थे, ऐसा था क्या? जी। और कोई टॉर्चर करता था, खाने पीने के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए भी बहुत टॉर्चर था। अच्छा, वक्त पे खाना पीना नहीं देते थे? बिल्कुल नहीं, नाश्ता भी वो लोग जो बोलेंगे वही खाने का। शाहिदा, मुझे एक बात बताओ, 2019 में ये मझगांव कोर्ट का ऑर्डर है, तुमको हर माह 10,000 रुपए मेंटेनेंस जो है तुम्हारे पति अब्दुल कादर मेमन ने देना है और ये केस खत्म होने तक तुमको देना है। केस का क्या स्टेटस है अभी? केस खत्म हुआ है या चल रहा है? चल रहा है केस। केस चल रहा है। तो ये जो 10,000 रुपए पर महीना तुमको मिलना चाहिए था, कितना मिला और कितना नहीं मिला है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ 2 बार 10-10 हजार रुपए करके दे दिए और फिर अभी तक कुछ भी नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं। ठीक है, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 2,70,000 रुपए का अमाउंट अब तक शाहिदा का जो है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक बन चुका है। ये वो कोर्ट ऑर्डर है जिसके तहत मझगांव कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था मेंटेनेंस देने के लिए शाहिदा को प्रति माह 10,000 रुपए खर्च के लिए, रहने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए देने होंगे। मगर इसमें से 20,000 रुपए यानी 2 माह की किस्तें अब्दुल कादर ने दी है और उसके बाद अब्दुल कादर जो है वो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन करके गायब हो चुका है। क्या कहेगी पुलिस व्यवस्था, क्या कहेगी विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन से, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस की जो हाल ही में किरकिरी हुई है, जो भद उड़ी है, तो अब हम मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराली जी से सवाल करेंगे और एक कर्मठ आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र के राज्य को जो मिले हैं, संजय पांडे जी, डीजीपी, जो कि कानून और अपने कर्तव्य के आगे किसी को भी ऊंचा नहीं मानते। तो अब शाहिदा को इंसाफ दिलाने का काम क्या मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले और डीजीपी संजय पांडे कर पाएंगे? क्योंकि ये सवाल इन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर खड़े करने का सबसे अहम मुद्दा जो है, हम आपको बता दें कि एक जो है ये अरेस्ट वारंट है जो कोर्ट ने अब्दुल कादर के खिलाफ निकाला है। इस अरेस्ट वारंट पर अब तक विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन ने किसी तरह का कोई अमल नहीं किया है। इसके बाद आपको बता दें ये दूसरा नॉन बेलेबल वारंट जो है निकाला गया है। नॉन बेलेबल वारंट यानी कि हर हाल में उस अभियुक्त को, उस आरोपी को पुलिस को गिरफ्तार करना है, कोर्ट के सामने लाकर खड़ा करना है और कोर्ट उसको जमानत नहीं देगी, सीधा जेल भेजेगी। तब सवाल उठता है कि कैसे इन अरेस्ट वारंट पे, नॉन बेलेबल वारंट पर अमल होगा, कब विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन की कुंभकर्णी नींद टूटेगी और कब वो शाहिदा के लिए यहां कोर्ट के आदेशों पर काम करेंगे। शाहिदा, क्या तुम अपनी आप बीती जो है कम शब्दों में कैसे बताओगी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इन कोर्ट के आदेशों पर अमल करने के लिए उनसे क्या अपील करोगी? सर मैं बहुत तकलीफ उठाई है जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, जो कैमरे में नहीं बता सकती हूँ कि बहुत तकलीफ उन लोग ने दी है मुझे। और मेरा 2.5 साल का बच्चा भी है और मुझे घर में बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे पास खर्चे के लिए भी नहीं है कुछ भी। और मेरे भाई और मेरे चाचा लोग सब कर रहे हैं, वो लोग
कर्जा करके सब तकलीफ उठा के मेरे लिए कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी लोग से मेरी अपील है कि वो लोग मेरी मदद करें और मेरे लिए ये कोर्ट का अरेस्ट वारंट है वो आदमी के लिए, उसके लिए इंसाफ दिलाए मेरे लिए। कोर्ट में जो आदेश दिए है पैसे दिलाने के लिए, उसमें मेरी मदद करें।